सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे लेखा लिपिक का पेपर आजकल डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में इसका अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो चैनल वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें 25 क्वेश्चन हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। और उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं और उनकी हर एक जो ऑप्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जा सके। आगे आने वाले एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछे जाते हैं तो आपको उसमें हेल्प मिल सके। चलिए 25 क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, 26 से आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एंट्रीज आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन। एंट्रीज फर्स्ट में कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, आप सभी को पता है। यहाँ पे जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, जर्नल एंट्रीज बनती है। ठीक है, तो जर्नल को क्या बोला जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी यहाँ पे बोल दिया जाता है, जिसमें हम अपनी जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करते हैं। ये तो सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फ्रेड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी इज डेबिटेड टू। देखिए, ये हमने बहुत बार हमारे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो हमने एमसीक्यू की सीरीज हमने की थी उसमें काफ़ी बारी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी कोई भी कैपिटल एसेट होती है तो उस कैपिटल एसेट को रेडी टू यूज़ बनाने के लिए तक जो भी खर्चा आता है उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, मशीनरी बोला, मशीनरी परचेज की है। मशीनरी पे उन्होंने एक तो दिया है फ्रेड और दूसरा इंस्टॉलेशन का चार्ज। फ्रेड इन द सेंस कि उसको लाने का, ढुलाई का जो किराया है उसको दिया है। इसको हम कैरीज इनवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारे फैक्ट्री तक लाने के लिए जो खर्चा हुआ वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उस पे किस पे, मशीनरी पे। और इंस्टॉलेशन भी उसका चार्ज उसी पे इंक्लूड होगा, क्योंकि ये रेडी टू यूज बनाने के लिए किया गया है। तो दोनों ही यहाँ पे किस में इंक्लूड किए जाएंगे, आपके कॉस्ट में, किसकी, मशीनरी की है। तो डेबिट किसको किया जाता है, मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, और सीधी सी बात है कैश अकाउंट का आपको क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी हमने डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 वाला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स परचेज ए मोटरसाइकिल फॉर हिज सन ऑन क्रेडिट एंड रिकॉर्डेड ए परचेज ऑफ एसेट इन द बिजनेस बुक। देखिए, उसने क्या किया, मिस्टर एक्स एक आदमी है, उसने क्या किया, एक मोटरसाइकिल को परचेज किया अपने बेटे के लिए, लेकिन उसने क्रेडिट पे ख़रीदा। ठीक है, उधार पे ख़रीदा। और उसने किया क्या, उस जो बिज़नेस उस एंट्री को, उसने पर्सनल एंट्री को, जो उसने पर्सनल नेचर का खर्चा किया अपने बेटे के लिए मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए, उसने उसको बिजनेस के परचेज बुक में रिकॉर्ड करवा दिया। तो उसने किस चीज़ का, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यहाँ पे वॉयलेशन किया। पहला है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। ये तो आपका किसी तरह का नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम बात करते हैं कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, बेसिकली जो चीज़ें हम बिजनेस में इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो हमारे मनी में मेजरमेंट उनका होना चाहिए। पीरियोडिकल प्रिंसिपल ये आपका कुछ नहीं है। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल आपको पता है, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला क्या जाता है कि इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि आपका जो बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस, ठीक है, दोनों को अलग अलग यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। दैट्स वाई द कैपिटल इन द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आपको उसको पे ऑफ करना है अपने जो आपका बिजनेस का ओनर है उसको। इसके लिए बोला जाता है कि यहाँ पे बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हैं, लीगल सेपरेट एंटिटी हैं, यानी कि दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। तो यहाँ पे उसने कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वॉयलेशन किया, अपने पर्सनल एंट्री को रिकॉर्ड करके, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। या इसको यहाँ पे ये भी आता कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आता, तो आप उसको राइट कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 29 वाला जो हमारे पास है, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ द इट्स इकोनॉमिक लाइफ इज कॉल्ड। देखो, एक कोई भी एसेट होती है उसकी एक इकोनॉमिक लाइफ फिक्स रहती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ही चलते रहेगी। ठीक है, तो उसको यूज करते करते क्या रहता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहता है और उसकी वैल्यू में एक डिक्रीज होते रहता है। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जब हम उसका यूज़ नहीं करते हैं और उसको हम एक तरह से आप कह सकते हो कि कबाड़ में बेचने लायक हो जाती है। तो उस टाइम पर उसकी जो वैल्यू होती है, लास्ट एट द लास्ट उसकी जो वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू, या इसको आप रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में भी हम इसको कंसिडर करते हैं रेजिडुअल वैल्यू और या
स्क्रैप वैल्यू, इन दोनों को हम किस में से माइनस करते हैं, आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल के आता है। तो ये स्क्रैप वैल्यू बेसिकली कुछ नहीं होता, लास्ट टाइम पे जब आप कोई भी मशीनरी आपने परचेज की, उसका आपने बहुत लंबे समय तक यूज किया, उसके बाद लास्ट में उसको कबाड़ में भी अगर आप बेचते हैं तो उससे कुछ ना कुछ आपकी इनकम निकल कर आती है, तो वही हमारी वैल्यू होती है, जितने में बिका वो हमारा स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। नंबर 1 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग। वैल्यू बिल्डिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपका 1 लाख था, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 50,000 था, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 10,000 था। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप कोई भी इसमें कर सकते हैं। 1 लाख की जो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आपको बनाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना ही पड़ेगा और वो बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, तो 50,000 का यहाँ पे कॉस्ट इनकट की गई है, तो टोटल 1,50,000 का यहाँ पे खर्चा हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 10,000 का डेप्रिसिएशन बोला है, तो 1,50,000 में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो 1,40,000 आपके पास निकल के करेक्ट ऑप्शन आता है। ये तो ईजी सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसा कौन सा यहाँ पे जो हेड है उसको कहाँ, उसको बोल रहा है कि किसको इक्विटी एंड लायबिलिटी में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट आपको पता है क्या होती है, हमारी कुछ टी शेप का इस तरह का बैलेंस शीट होता है। इस साइड हम क्या दिखाते हैं, लायबिलिटी दिखाते हैं, इस साइड हम एसेट दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे इक्विटीज़ रहती हैं, ठीक है, यानी कि जो कैपिटल वैपिटल रहती है, उसके बाद हमारे जो रहती हैं लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, इस तरह से। इस साइड हमारी एसेट्स होती हैं, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, ये ना, इस तरह का हमारा रहता है शेप। तो इसमें हमें बोल रहा है कि कौन सा इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर नहीं दिखाया जाता है, यानी कि लायबिलिटी के साइड में कौन सा, यहाँ पे फर्स्ट में जो हमारा इक्विटी का और लायबिलिटी का रहता है पोर्शन, वहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। देखिए, और ऑप्शन की पहले बात कर लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी तो आपको ऑब्वियसली आपको दिखाया जाता है, करंट जो आपकी लायबिलिटी साइड है उसमें आपको दिखाना पड़ता है। ऑनर्स फंड तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ता है, वो आपकी कैपिटल में ही यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है, उसी को हम ऑनर्स फंड कहते हैं, जिसमें इक्विटीज़ का भी रहता है ना। करंट लायबिलिटी तो आप दिखाते ही हो, करंट और फिक्स लायबिलिटीज़। ये नॉन करंट लायबिलिटी मतलब ये फिक्स लायबिलिटी हो गई। फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी और ऑनर्स फंड, ये 3 तो आप इंक्लूड करते ही करते हैं लायबिलिटी साइड में। क्या नहीं करते हैं वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सवाल ये आता है कि इसको दिखाते कहाँ पर हैं और ये होता क्या है। देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता होगा यदि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखे हैं MCQ वाली, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमें आने वाले अपकमिंग 2 से 3 सालों के अंदर हमें मिलने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में होता क्या है, हम क्या करते हैं, खर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले टाइम पीरियड तक हमें मिलता रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल तक हमें उसके, जब तक उसका एडवर्टीजमेंट चलता है तब तक हमें उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, इसको शो किया जाता है एसेट साइड के, ठीक है, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस के रूप में इसको नोट किया जाता है, क्योंकि ये हमारा एक तरह से हमारा क्या है, एकदम डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हमने किसी तरह की कोई एसेट्स को परचेज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ये हमारी इनकर्ड हो चुकी है एक तरह से, जिसका हमें बेनिफिट मिलेगा, तो हमारी एक तरह से एसेट मान ली जाती है कि आने वाले टाइम पीरियड में हमको उससे बेनिफिट होगा उस एडवर्टीजमेंट से, तो वो हमारे लिए एक तरह से एसेट हो गई, है ना। जैसे हमारी गुडविल होती है, गुडविल हमारी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है। गुडविल का बेनिफिट क्या होता है कि मार्केट में हमें अच्छा मार्केट शेयर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका डेफर्ड रेवेन्यू भी एक एसेट के रूप में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसको दिखाया कहाँ पे जाता है, उसको दिखाया जाता है मिससेलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू एक्सपेक्ट ए वेल फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डेटा फ्रॉम एक्सेस डेटाबेस वी मे यूज़। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक वेल फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डेटा कहाँ से, एक्सेस डेटाबेस से हमें मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्ट। अगर आपको ये ऑप्शन
ऑप्शन देख के भी आप खाली बता सकते हैं कि एक हमारा जो सिस्टमेटिक वे होता है उसको क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक वे ऑफ क्लासिफाइंग और डेटा, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट ही बोलते हैं। रिपोर्ट में बेसिकली हम करते क्या हैं, अपने जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उस डेटा को हम एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं। टेबल हमारा हो नहीं सकता क्योंकि टेबल एक नैरो कॉन्सेप्ट है और रिपोर्ट के अंदर टेबल बहुत सारी आ जाती हैं, और इस तरह से ये भी हमारे दो ऑप्शन नहीं हो सकते। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या रहेगा, रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लैंग्वेज सिंटैक्स इज चेक्ड बाय सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज। लैंग्वेज चेक करने के लिए, ठीक है, लैंग्वेज की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। बाकी की भी चर्चा कर लेते हैं। कोर प्रोसेसर क्या होता है, कोर प्रोसेसर एक तरह से कोर किसे बोला जाता है, कोर हमारा एक मिनी सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू का एक छोटा रूप हो मान सकते हैं हम कोर को। तो उसको प्रोसेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं कोर प्रोसेसर। एप्लीकेशन प्रोसेसर, आपको पता है डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, सिस्टम एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो उनको रन करने के लिए हमारे जो प्रोसेसर्स होते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस बोलते हैं। और सिस्टम प्रोसेसर, सिस्टम को रन करने के लिए, जैसे आपने क्या किया, विंडोज़ को रन करना है हमें, तो इस तरह के जो एप्लीकेशंस होती हैं, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको रन करने के लिए हमें सिस्टम प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू रिट्रीव सेलेक्ट डेटा मीटिंग ए स्पेसिफाइड criteria from 2 different table of access database we may make use of। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो डेटाबेस है, यानी कि आपका एक्सेस डेटाबेस में दो आपको अलग अलग वो दिए हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, तालिकाएं बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और इन डेटाओं को आपको पुनः रिट्रीव करना है, यानी कि दोबारा से प्राप्त करना है। जो डेटाबेस आपने बनाया था उसका आपने पूरी तरीके से बनाया, उसको स्पेसिफाई किया, क्राइटेरिया उसका पूरा किया, उसके बाद उसको क्या किया, आपको रिट्रीव करने का है। तो उसके लिए आपको किसको यूज करते हैं, आप क्वेरी को यहाँ पे यूज करते हैं। रिपोर्ट तो आपका हमने ऊपर देख लिया था, रिपोर्ट क्या होता है, आंकड़ों को सिस्टमेटिक वे में आप वो करते हो। टेबल भी आपने डिस्कस कर लिया था। फॉर्म, बेसिकली फॉर्म एक आपका फॉर्म रहता है जिसमें आपका फॉर्मेट होता है किसी चीज़ के लिए, तो वो तो आपका यहाँ पे नहीं हो सकता, वो सिंगल यहाँ पे यूज किया जाता है। फॉर्म सिंगल फॉर्म में यहाँ पे यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनको विद इन द 1 ईयर हम करते हैं डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके अपोजिट हो जाता है, जो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए हम करते हैं, और बेसिकली जिसको हम कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए या कैपिटल एसेट्स पे हम इनकट करते हैं, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक्सपेंस इनकट फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंस इनकट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंस इनकट फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ द ओल्ड फिक्स्ड एसेट, या एक्सपेंस इनकट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आपने ध्यान से हमारे इस वीडियो को, एमसीक्यू की सीरीज वाली वीडियो को देखा है, तो उससे 70% के आसपास क्वेश्चन सारे उसी से बन के आए हैं, ठीक है। इस पेपर में आप जाकर दोबारा भी चेक भी कर सकते हैं, अगर ऑथेंटिसिटी आपको चेक करनी है तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था कि अगर किसी फिक्स्ड एसेट, पहले तो हमें देखनी है फिक्स्ड एसेट देखते ही हमें दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए हमारे जो कैपिटल नेचर का। लेकिन उसमें भी जब हम रिपेयर्स की बात करते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस की, तो ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में सम्मिलित हो जाता है। कैसे, रिपेयर और मेंटेनेंस हम दोनों के फैक्ट्री में करते हैं, क्योंकि हम जैसे हमने मशीन चलाई, मशीन में हमारा ऑयल ख़त्म हो गया तो हम उसमें ऑयल डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे किस कैपिटल नेचर का तो होगा नहीं, क्योंकि जो ऑयल है सब कुछ ऑयलिंग करनी है या ग्रीसिंग करनी है, इस तरह की चीज़ें किस में आती हैं, हमारी मशीनरी की, वो तो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में जाती हैं। तो ये किस काइंड की होती है, ये रेवेन्यू नेचर की होती हैं, तो इसलिए इसको रेवेन्यू यहाँ पे एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाता है। बाकी का सारा मेंटेनेंस
और रिपेयर, इन दोनों को छोड़ के फिक्स्ड एसेट पे जितना भी खर्चा किया जाएगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। देखिए जैसे एक्सपेंस इनकर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी एसेट को, फिक्स्ड एसेट को इंस्टॉल करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा इंक्लूड होता है, उसी की कॉस्ट में हम उसको इंक्लूड कर देते हैं। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ द ओल्ड फिक्स्ड एसेट, रिकंडीशनिंग करनी है हमें किसी ओल्ड फिक्स्ड एसेट की, तो ये पूरी तरीके से हम एक तरह से उसको क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं या उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। हम अब कभी भी हम जब अपने एसेट की, फिक्स्ड एसेट की कैपेसिटी को अगर इंक्रीज करते हैं तो वो हमारा फिक्स्ड नेचर का होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको पिक्चर हॉल का दिया था। पिक्चर हॉल में हम क्या करते हैं कि हमारे जो बाई चांस हमारे पास 50 सीट्स यहाँ पे पिक्चर हॉल में थी, तो उसको हमने बढ़ा कर कितना कर दिया, 100 कर दिया, या उसकी जो उसकी क्वालिटी थी सीट्स की उसको अच्छा कर दिया इस तरह से, तो वो अट्रैक्टिव लग रहा है ऐसा कुछ, तो वो हमारे कैपिटल नेचर का है। ठीक है, उसने कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, जो हमने बात करी इम्प्रूवमेंट, जैसे आपने उसकी गद्दी को आपने चेंज कर लिया, उस पर आपने अच्छा वाला फॉर्म डाल दिया, उस पर आपके रोटेशन वाली चेयर्स आपने लगा दी, तो इस तरह की चीज़ें क्या है, इम्प्रूवमेंट करेंगे आप अपने बिजनेस को मॉडिफाई करने के लिए, अपने बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट के रिटर्न के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है वो हमारा रेवेन्यू का होगा, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैलेंस ऑफ डैश सोज ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। ये तो सिंपल सा आपको पता ही है, जब आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते हैं तो ट्रेडिंग में हमारा क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता है। इसके तो काफ़ी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। यहाँ पे आपकी सेल्स होती है और यहाँ पे आप क्या दिखाते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो आपका यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आपकी जो बैलेंसिंग फिगर बनती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। अगर राइट साइड में दिखती है तो ग्रॉस लॉस हम इसको बोलते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आपका किस में निकलता है, ट्रेडिंग में निकलता है। उसके बाद जाके हम जब ग्रॉस लॉस को हम क्या करते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको पीएनएल में लेके जाते हैं। पीएनएल में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। राइट, आई होप ये क्लियर है, इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। पीएनएल में आपको बता ही दिया मैंने कि पीएनएल में क्या आता है आपका, पीएनएल में तो आपका क्या आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस यहाँ पे आएगा। और इन्वेंट्री अकाउंट आपका क्या है, एसेट, जो आपका स्टॉक अकाउंट है उससे मतलब है नहीं, तो आपका राइट आंसर ऑब्वियसली डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉमन फील्ड्स यूज्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसे कॉमन फील्ड्स बोल रहा है जो टेबल्स के बीच में यूज किए जाते हैं, बिटवीन टेबल्स के बीच में ऐसे कॉमन फील्ड्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है की फील्ड्स। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको क्रैम करने वाले टाइप के ही हैं। तो ये आपको, अगर आप इसके यूज करते हैं इसका, तो आप बेसिकली बता सकते हैं। जैसे एक्सेल है उसमें आप यूज करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आपको इनको याद ही करना पड़ेगा। इनको की फील्ड्स यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज 1 lakhs बट इट्स market value is 90,000, the closing stock appears at rupees dash in the final account। देखिए यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोल दो या, ठीक है, इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मान लेते हैं हम। ठीक है, उसमें क्या बोला जाता है कि उसमें ये कहा जाता है कि आप एक तरह से सेफ चलिए, आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को या तो जो आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम है उस पर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को दिखाइए। इसका मैं बेसिकली आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न होता क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, अगर आपने उसको हाईयर वैल्यू पे दिखाया और कल के दिन में आपको क्लोजिंग स्टॉक आपका निकल नहीं पाया तो आपको हाई लेवल का लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अगली बार बिकेगा नहीं बिकेगा वो आपको डिपेंड करता है, लेकिन आप उसकी वैल्यू को जितना कम दिखाओगे, जितना कम आप उसकी वैल्यू को दिखाओगे, उतना ज़्यादा आपकी संभावना होगी प्रॉफिट को इनकर्ड करने की, प्रॉफिट कमाने की। ठीक है, तो इसी के लिए बोला जाता है कि जो आपका कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि आप अपनी क्लोजिंग स्टॉक को बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू
इन दोनों में से जिस पे कम है उस पे आप लोग दिखाएंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 90,000 आप यहाँ पे शो करेंगे अपने अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था अपने जो एमसीक्यू की सीरीज है उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है द एसेट्स ओन्ड एंड लाइबिलिटी ओन्ड एज ऑन द डेट आर शोन इन। तो क्या बोल रहा है, एसेट्स और लाइबिलिटी जो आपने आपने ओन्ड की हैं ऑन द डेट आर, यानी कि किसी फिक्स्ड डेट पर, किसी फिक्स्ड टाइम पीरियड पे जो आपने एसेट्स एंड लाइबिलिटी को ऑन किया है उसको कहाँ पे दिखाया जाता है। ये तो बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। एसेट एंड लाइबिलिटी हमारे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कैश बुक में तो हम क्या कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। परचेज बुक आपका एक तरह से क्या होता है, आपका ये आपका लेजर होता है। ठीक है, तो आपका बुक होता है। तो इसमें सही आंसर बैलेंस शीट है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड आर अकाउंटेड बिकॉज ऑफ। देखिए यहाँ पे बोला है कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनका पेमेंट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम उनको बिजनेस के ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं, तो ये होता है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसको हमने इसको भी डिस्कस किया हुआ है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जब आपकी अकर हो चुकी है तो उसकी आपको बिजनेस में रिकॉर्डिंग करनी ही करनी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है। जैसे आपने किया, सेल किया आपने क्रेडिट सेल 10,000 की, तो आप उसको क्रेडिट सेल आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, पैसा जब मिलेगा तब मिलेगा, जब मिलेगा तभी आप उसकी एंट्री करेंगे, लेकिन जो अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है उसको आपको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है एक तरह से। तो आपको किस कॉन्सेप्ट के अंदर बोलता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का यहाँ पे एडवांटेज नहीं है बल्कि डिसएडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज नहीं बोल रखा तो आप सीधे सीधे डिसएडवांटेज को टिक करेंगे। स्पीड तो अच्छी बात है हमारे लिए, स्पीड से काम होगा। MIS रिपोर्ट तो ये भी अच्छा है। रियल टाइम यूजर इंटरफेस ये भी अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात क्या है, सिस्टम फेलियर भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी, क्योंकि ये जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की चीज़ें हैं ये कभी भी ब्रेकडाउन हो सकती हैं। तो ये सिस्टम फेलियर जो है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का एक डिसएडवांटेज है। अगर सिस्टम फेलियर होता है तो यहाँ पे आपका वर्क जो है इफेक्ट होता है उससे। तो ये आपका इस तरह से आप इसको नॉर्मली ढूंढ सकते हैं ऑप्शंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर रीसेल और फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश आर शोन अंडर द हेड। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वो कौन से एसेट्स हैं जिनको हम रीसेल करने वाले हैं, रीसेल कर रहे हैं, या फिर कन्वर्टेबल इनटू कैश। कन्वर्टेबल इनटू कैश का मतलब हम इनको जल्द ही कैश में कन्वर्ट हो जाने वाले कौन से एसेट होते हैं या जिनको हम रीसेल करने वाले हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, करंट एसेट्स। और अगर इससे और ज़्यादा लिक्विडिटी अगर बोलता है कि बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम में अगर कैश में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। ठीक है, लिक्विड एसेट बेसिकली होता क्या है, जो करंट एसेट है उसमें से हम क्या करते हैं, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं, तो अपने पास क्या निकल के आता है, लिक्विड एसेट यहाँ पे कैलकुलेट होके आता है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वाला जो रेशियो होता है वो लिक्विड एसेट होता है, उसके बाद करंट रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या आ गई, करंट एसेट्स यहाँ पे बात आ गई कि यहाँ पे बोला है जिसको रीसेल कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई वो किया, हमने क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा था, क्लोजिंग स्टॉक हमारा इंक्लूड होता है करंट एसेट्स में, तो उसको नेक्स्ट ईयर हम सेल करेंगे तो हमारा इस तरह से हमका करंट एसेट्स हो जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज ए collection of the resources designed to transform financial and other data into information। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज है
जिसको डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए फाइनेंशियल एंड अदर डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। यानी कि जो आपका क्या है फाइनेंशियल डेटा है और कोई और अगर डेटा है तो उसको हम किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन में, ठीक है, सूचना में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इस चीज़ को, इस कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम विच अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे सिंगल अकाउंट आपका इफेक्ट होता है। डबल एंट्री सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में बेसिकली हम क्या इंक्लूड करते हैं, एक हमारा कैश हो गया, दूसरा हम इंक्लूड करते हैं हमारा पर्सनल अकाउंट को, ठीक है। इसको याद रखेंगे, पर्सनल यानी कि पर्सन से रिलेटेड कोई है तो उसको हम सिंगल एंट्री में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे बोला है नॉट मेंटेन्ड, कौन से मेंटेन नहीं किए जाते सिंगल एंट्री में, तो वो बाकी बचते हैं 2 ही, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आपको पता है, रियल अकाउंट आपके एसेट से रिलेटेड होते हैं, नॉमिनल अकाउंट आपके जो गेन एंड एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आपका डबल एंट्री सिस्टम चलता है, ठीक है। जैसे आपने एसेट्स परचेज की तो एसेट्स के परचेज के बदले में आप कैश का भी यहाँ पे पेमेंट करते हो, तो 2 अकाउंट आपके इफेक्ट होते ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डैश इज नॉट एन अकाउंट बट ओनली ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जब बोल दिया एसेट्स एंड लाइबिलिटी का स्टेटमेंट तो कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधे सीधा बैलेंस शीट बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट मैं पहले ही समझा चुका हूँ क्या होता है, पीएनएल हमें देख लिया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका क्या रहता है, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो से रिलेटेड यहाँ पे रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर विच आर लाइकली टू गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड आर टर्म्ड एज। ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपके 1 साल से ज़्यादा के लिए आपको बेनिफिट देने वाले हैं, तो इसको तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफरमेंट ऑफ 2 ईयर्स, डेफरमेंट ऑफ 3 ईयर्स, इसको हम डेफरमेंट कर देते हैं, इसका डेफरमेंट कर देंगे तो हमें बेनिफिट आने वाले अपकमिंग ईयर्स में इसका मिलेगा। इसका एग्जांपल सीधा एडवर्टीजमेंट आप याद रखना, इसका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। बाकी के गलत हैं ऑप्शन। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो ऑपरेशन जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे जो आपकी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके रेवेन्यू के नेचर के होते हैं। डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ये तो आपका लॉन्ग पीरियड टाइम का हो जाता है। तो यहाँ पे बोला था मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, तो इसके लिए हम क्या बोल देंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर लेस देन 1 ईयर बोलता तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते, ठीक है। ओके अब है क्वेश्चन, फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट फॉर द पीरियड इन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारे जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है कैसे की जाती है, तो इसका सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला रहता है, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एट द एंड, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल प्लस ड्राइंग, जो आपने ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए की उसको प्लस कर देंगे, माइनस करेंगे इसमें एडिशनल कैपिटल कोई इंट्रोड्यूस की गई है उसको, या फिर कैपिटल एंड द बिगिनिंग यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ द कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। ये आपका क्या है, जब आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको क्लोजिंग स्टॉक शो किया गया है तो इसको आप 2 जगह इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। एक एडजस्टमेंट आपकी होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके राइट हैंड साइड में, ठीक है, जो आपके यहाँ पे ये आपका हो गया, इस साइड आपकी सेल्स रहती है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड करते हो, और यही क्लोजिंग स्टॉक आपका किस में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है, एसेट साइड में, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एंट्री को 2 जगह पे पोस्ट किया जाता है, 2 जगह इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पे, एसेट साइड में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT follows dash principle which necessitates that input to the IT based information system is accurate, complete and authorized। यहाँ पे देखो समझने वाली बात है,
इसका ऑप्शन तो ये है डी ऑप्शन, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इनपुट देंगे, जैसे ही आप इनपुट कंप्यूटर में करेंगे, वैसे ही आउटपुट बाहर निकल के आएगा। यानी गार्बेज, यानी कि आपने कूड़े को अगर इनपुट में दिया, यानी कि कूड़ा इन द सेंस कि आपने इररिलेवेंट और जो आपके बेनिफिट के लिए नहीं है या आपके किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है, आपने फालतू कोई भी इनपुट दे दिया, तो वही आपका आउटपुट भी निकल कर आएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आईटी सिस्टम के अंदर फॉलो करना चाहिए, ठीक है, क्या फॉलो करना चाहिए? गार्बेज इन गार्बेज आउट का जो पद्धति है वो फॉलो करना चाहिए। किसके लिए? दैट आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एक्यूरेट, ताकि जो हमारा आईटी सिस्टम है वो एक्यूरेट, कंप्लीट एंड ऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन दे सके। इस चीज़ को सभी को सोचना चाहिए, इस चीज़ को सभी को पता होना चाहिए। अगर हम इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंट्री करेंगे, इनपुट देंगे, गार्बेज को इन करेंगे, तो गार्बेज ही आउट होके आने वाला है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए इसको गार्बेज इन गार्बेज आउट भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑल दो अपीयर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दीज एसेट्स आर नॉट रियली एसेट्स टू द बिजनेस। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स होती है, टेंजिबल एसेट तो एसेट होती ही है, करंट एसेट्स भी हमारी एसेट होती ही है, ठीक है। क्या एसेट नहीं होती है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी किसी तरह की कोई एसेट नहीं होती है, क्योंकि हमने इसको बेसिकली कैश के फॉर्म में यहाँ पे परचेज नहीं किया, कोई भी कैश हमने इस पर नहीं दिया। तो डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब होता है, जैसे पहले ही बताए हैं, कि आपके जो अपकमिंग ईयर्स में है इसके बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसको इसलिए एक एज एन एसेट यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, लेकिन ये रियल में एक एसेट कोई नहीं होती है। इसलिए इसको किसमें मिससेलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, ठीक है। सो गाइज, अब स्टार्ट हो गया हमारा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको करेंगे अगले पार्ट में। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और आपको हेल्प मिलेगी अपकमिंग एग्जाम्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप कीप वॉचिंग। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।